इस बार फाइनल की तैयारी कुछ हटके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन पिक करके लेके आया हूँ। चैप्टर 1 चैप्टर 2 की वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में से ये बात नोट करी है कि किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वही मेहनत मैंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर करी है। तो चैप्टर है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और इस चैप्टर के पिछले 10 साल के ये क्वेश्चन है, और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो कॉल कर सकता है। 2013 से 2023 तक के क्वेश्चन, बाकी सारी बातें सेम है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, मैंने एक बुक ली है। बुक का नाम है सतीश एंड ब्रदर्स। ये क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के लिए एक फेमस बुक है, और बहुत से स्टूडेंट्स इस बुक को खरीदते हैं। लेकिन इस बुक को खरीदकर वो लोग सिर्फ पेपर की तैयारी करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी हटके तैयारी करवाई है इस बार अपने स्टूडेंट्स को भी और आप लोगों को भी, कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन पिक करे हैं मैंने। और ये निखर के सामने आ गया है कि इस चैप्टर में से हमें अगर मेहनत करनी है तो किस विषय पे, किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात कहूँ तो इस चैप्टर में मात्र 11 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, चाहे वो सेट 1, सेट 2, सेट 3। इन तीनों सेट में से अगर मैं कहूँ पिछले 10 साल में मात्र 11 क्वेश्चन। लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ 11 क्वेश्चन ही पूछे गए? ऐसा क्या और है जो ज़्यादा पूछे गए हैं? वो वीडियो में आप बने रहो, आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल की तैयारी कुछ हटके। मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात, हमारा विषय कोड आ गया, क्लास 12th राजनीतिक विज्ञान। विषय है हमारा 28 और समकालीन दक्षिण एशिया। अब आते हैं सिलेबस पे। देखो जी, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आप लोगों के क्वेश्चन पिक करे हैं, क्योंकि कोविड के बाद हमारे सिलेबस में बहुत ही उतार चढ़ाव आया। अगर मैं बात कहूँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो पहले 5 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें एमसीक्यू नहीं हुआ करता था। लेकिन कोविड में उसकी संख्या 20 हुई, फिर 40 हुई, और अभी हाल फिलहाल में क्या है, 12 है। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उन 10 साल के पेपरों में से क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। और ये जो सिलेबस है आपके सपोर्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है वहां से, उसी के हिसाब से मैंने पिक किया है। हमारा अगर मैं बात कहूं तो सिलेबस क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना और लोकतंत्र, नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, भारत पाकिस्तान संघर्ष, भारत और इसके पड़ोसी देश, शांति और सहयोग। ये है हमारा इस सेशन का सिलेबस। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पिक किया गया है, और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं था उसको मैंने छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि 2024 में 22 तारीख को आप लोगों का पोल साइंस का पेपर है, और हर साल डेट चेंज होगी, लेकिन ये वीडियो हर साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी नए स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोगों के लिए तो है ही। अब देख लीजिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया पिछले 10 सालों में। इस चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया। मैं बताऊंगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहां पे आया हुआ है। 2 मार्क्स में आते हैं। 2 मार्क्स में ओनली 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ओनली 3। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2013 में, वो भी सेट 3 में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, के लोगों में पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध नाराजगी के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्या कारण थे कि भैया पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के विरुद्ध में थे? आंसर है
पॉइंट नंबर 1, पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया, मतलब अगर देखा जाए बेरुखा व्यवहार किया। दूसरा पॉइंट, पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने 1971 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे थे। देखो ये शेख ये जीते थे, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो शासक थे वो इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध में थे। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कोई 2 कारण लिखिए। क्या कारण है कि पाकिस्तान के अंदर कभी लोकतंत्र होता है, कभी तानाशाह सरकार आती है, ऐसे क्या कारण है? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 के सेट 3 में। एक और क्वेश्चन है, सेम आंसर है अगर मैं कहूं तो, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। 2019 के पेपर में यह आया हुआ है। अब 2019 लिखा यानी कि सेट 1 में आया हुआ है 2019 के। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, पॉइंट देख लेते हैं। आंसर है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी वर्ग का सामाजिक दबदबा है। यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी वर्ग का क्या है? सामाजिक दबदबा है। इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन स्थापित होता है। अगर मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए बड़ा करूं, फॉर एग्जाम्पल एक लोकतांत्रिक सरकार है, वो शासन कर रही है, लेकिन जो उद्योगपति हैं, भूस्वामी हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है ये हमारे काम नहीं आ रही, तो ये लोग अपनी पावर का दुरुपयोग कर क्या करते हैं? सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं और इस सरकार को गिराने में मदद करके सैनिक शासन स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई जो सेना है, धर्मगुरु हैं, भूस्वामी वर्ग है, इनका दबदबा रहता है, तो वो क्या करते हैं कि सैनिक शासन स्थापित कर देते हैं लोकतांत्रिक सरकार को हटा कर। दूसरा पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। देख लो पॉइंट कितना खतरनाक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को क्या दिया? बढ़ावा दिया। भाई अमेरिका और पश्चिमी देश अगर मैं कहूँ तो अब ये पाकिस्तान से कोई फायदा चाहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान के अंदर है, तो वो क्या करते हैं कि वो सैनिक सरकार को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, फंड देते हैं, जिससे कि वो सत्ता में आए और इन लोगों के मंसूबे पूरे हो सके। इसी कारणवश पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र अस्थिर रहता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के लिए कोई 2 उपाय समझाइए। पहला पॉइंट है, 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध मधुर हो सके। पहला पॉइंट। दूसरा, 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच शिमला में एक समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के संबंध आप लोगों को मालूम ही है कि किस तरीके से है, और सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा क्या है? कश्मीर। तो मैं इस पे एक बात कहता हूँ अपनी क्लास के अंदर कि जब तक सूरज चांद रहेगा इन दोनों के बीच में विवाद रहेगा, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा कभी खत्म होने वाला नहीं है।
लेकिन इन विवादों के बीच में होता है कि लोकतांत्रिक सरकार अगर पाकिस्तान के अंदर भी है तो वो कुछ इस प्रकार के समझौते करते हैं जिससे कि दोनों में मित्रता मिठास बनी रहे। लेकिन आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में मालूम है कि वो कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपने वाला काम जरूर कर देता है। तो ये थे 3 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन के। ठीक है, देख लो, मैं कह रहा हूँ 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की कि 4 मार्क्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। 4 मार्क्स के क्वेश्चन, अगर मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले 10 सालों में मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 से मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन 2013 में जो पूछा गया था इस चैप्टर से वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के किन्हीं 2 प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए जिसके कारण 1971 का युद्ध हुआ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहा है ये। आंसर की बात करते हैं। कह रहा है कि 1971 में निम्न 2 घटनाएं हुई जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पहला पॉइंट, 1971 में पाकिस्तान सेना ने, ये सुना लिखा हुआ सॉरी, सेना ने अवामी दल के नेता शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने मुक्ति के लिए संघर्ष छेड़ दिया और भारत ने इस मुक्ति संघर्ष को भौतिक एवं नैतिक सहायता दी। ध्यान समझना इस बात को। अगर मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दूं समझाने के लिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के किन्हीं 2 प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए। मुद्दे बताने हैं जिसके कारण 1971 का युद्ध हुआ। अब देखो 1971 का युद्ध होकर क्या बना था? बांग्लादेश नामक एक देश बना था। जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो एक देश बना था 1971 में। और 1971 से पहले उसी बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1971 में पाकिस्तान सेना ने अवामी दल के नेता शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। शेख मुजीब रहमान, जो क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो शेख मुजीब हमने अभी पीछे पढ़ा था, उनको क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया। अब जवाब में क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने मुक्ति के लिए, शेख की मुक्ति के लिए क्या किया? संघर्ष छेड़ दिया कि भैया हमें पश्चिमी पाकिस्तान के साथ जुड़कर नहीं रहना। इन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। अब ये संघर्ष की जब हवा बही तो भारत ने इस मुक्ति संघर्ष को, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान ने, यानी कि वर्तमान के बांग्लादेश ने जो मुक्ति संघर्ष छेड़ा, उस मुक्ति संघर्ष को भौतिक एवं नैतिक सहायता दी। अब देख लो ना कि अगर मैं पूर्वी और पश्चिमी शब्द हटा दूं और मैं यूँ बोलूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच विवाद है और विवाद के बीच में भारत ने साथ किसका दिया? तो बांग्लादेश का साथ दिया। तो ऑटोमेटिकली ही पाकिस्तान और भारत के संबंध क्या हो गए? बिगड़ गए। तो पहला पॉइंट इस तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है कि पूर्वी पाकिस्तान के दमन के कारण लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए। भाई जब पूर्वी पाकिस्तान का दमन हो रहा था, कौन कर रहा था? पश्चिमी पाकिस्तान कर रहा था। तो लोग कहाँ आए? शरणार्थी के रूप में भारत में आए। और इन शरणार्थियों को के बोझ को समाप्त करने के लिए
भारत के लिए भारत पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था। इन शरणार्थियों के बोझ को समाप्त करने के लिए जो भारत है पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था। क्यों? क्योंकि भैया पाकिस्तान दमन कर रहा था किसका? बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान का। और वहां से लोग विस्थापित होकर कहाँ आ रहे थे? भारत आ रहे थे। तो भैया तेरे गलत नियमों और तेरे मतलब मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान को, तेरे गलत नियमों, कानूनों और शासन के चलते पूर्वी पाकिस्तान का बोझ हमें झेलना पड़ रहा है। तो ये शरणार्थियों का मुद्दा भी क्या बना? भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का मुद्दा बना। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। 2013 में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, आंसर भी आप लोग देख रहे होंगे। 2014 में पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के कोई 2 मुद्दे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा। यहाँ पे आंसर 4 मार्क्स के लिए लिखना होता, लेकिन मैंने 6 मार्क्स में ही 6 मार्क्स का आंसर लिख दिया है कि अगर 4 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आप 6 मार्क्स में अगर पूछ लिया जाए या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान देना, यहाँ थोड़ी मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी है। ओके, क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरीके की है। ठीक है, ये 2018 में सीबीएसई द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये ब्लू से मैंने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सेम सारे के सारे यही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका क्या है, अलग है। पूछने का तरीका अलग है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लूं तो दूसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल ना होने के क्या कारण थे। पहला सिंपल क्वेश्चन। दूसरा, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र को स्थापित करने की असफलता के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। आगे क्वेश्चन, कोई 3 कारण बताइए जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में स्थायी लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन सकी। इस तरीके से वे एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है और आंसर क्या होगा, ये सेम जो नीचे दिया गया है ये सेम आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। देखो, धर्मगुरु और भूस्वामी, फिर से नाम आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बात पढ़ी हुई थी। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि पाकिस्तान की सेना में धर्मगुरु तथा भूस्वामियों का दबदबा रहा है। जब चुनी हुई सरकार उनके हितों की ओर ध्यान नहीं देती तो वह मतलब ये धर्मगुरु और भूस्वामी, तो वह सरकार को गिराकर वहां पर सैनिक शासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र क्या रहता है, अस्थिर रहता है, क्योंकि इन दोनों का क्या है, दबदबा है। ये पहला कारण हो गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा और आप लोगों को भी माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि इस चैप्टर में किन क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, पाकिस्तान में कई राजनीतिक दल हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। लो जी, अब देखो, अब हुई ना बात कुर्सी के लिए। अब भाई मुझे कुर्सी चाहिए। अब उस व्यक्ति को लोकतंत्र से मतलब नहीं, सैनिक सरकार से मतलब नहीं। अगर उसको लोकतंत्र के साथ जुड़कर कुर्सी मिलती है तो वो वहां पे हो जाएगा, और अगर उसको सैनिक शासन से जुड़कर कुर्सी मिलती है तो वो वहां का हो जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कुर्सी। तो अगर लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान के अंदर है तो जो और भी दल हैं वो सैनिक शासन को सपोर्ट करती हैं
जिससे कि उनको बहुमत मिलता है और वो कुर्सी के लालच में लोकतंत्र सरकार को कमजोर करके उनको गिरा देने का काम करती है। इसलिए आ गया पॉइंट, इसलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थिर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। कह रहा है भारत तथा पाक में तनातनी बनी रहती है, इतिहास गवाह है, पीछे भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ऐसे में सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत हो जाता है सैनिक शासन के लिए। देख लो, ध्यान से समझना बात को कि भैया भारत और पाकिस्तान में क्या है, तनातनी है। अब लोकतांत्रिक सरकार से कहा जा रहा है, लोकतांत्रिक सरकार से अच्छा समझा जा रहा है किसको, सैनिक सरकार को। भाई क्यों समझा जा रहा है, क्योंकि ये तर्क दिया जा रहा है कि भैया भारत और पाकिस्तान के अंदर क्या है, तनातनी है, कभी भी युद्ध हो सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन का होना बहुत जरूरी है। ये तर्क देकर कारण बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार सही नहीं, पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की क्या है, दुश्मनी है। आशा करता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्लीज कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने सामाजिक आर्थिक कामों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वहां सैनिक शासन को बल मिलता है। लो जी, देख लो, कारण दिया जा रहा है। भाई लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वो सरकार सामाजिक, फिर से कर रहा हूं मैं, सामाजिक आर्थिक कामों की ओर ध्यान नहीं देती। तो फिर कहा जाता है ना कि भैया देखो तुम लोग काम ढंग से नहीं कर रहे हो, तो तुम लोग शासन छोड़ो, सैनिक शासन को आने दो। तो ये कारण बताया जा रहा है कि वो लोग सही से काम नहीं करते, इसलिए सैनिक शासन का आना बहुत जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र क्या है, अस्थिर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आता है आपका पॉइंट नंबर 5। सेना समर्थक समूह दलील देते हैं कि वहां के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में क्या है, खोट है। दोषारोपण हो रहा है सैनिक शासन के लिहाज से। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक जो सरकार है वहां पर पाकिस्तान के अंदर वो सही नहीं है, और पाकिस्तान के लिए वो क्या है, खोट है। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या होनी चाहिए, सैनिक शासन होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार नहीं होनी चाहिए। ये भी क्या दिया जा रहा है, एक तर्क दिया जा रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की। कह रहा है कि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने निजी लाभ के लिए, ये ऊपर वाला ही पॉइंट है, सेम आ गया, पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है, ना कि लोकतांत्रिक सरकार को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहूंगा, ठीक है, पाकिस्तान का ये अकेला ये क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं तो इस अकेले एक क्वेश्चन को अगर आप लोग याद अच्छे से कर लेते हो, तो पाकिस्तान और भारत से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना, तो आप लोग अपने बुद्धि के साथ उसको टैकल कर लोगे। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है भारत और चीन के बीच संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। भारत और चीन के बीच संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। अब समकालीन दक्षिण एशिया आ रहा है ना, तो उसमें चीन का भी है, तो इस क्वेश्चन को मैं उतना तवज्जो नहीं दूंगा। पिछले 10 सालों के अंदर अगर मैं बात कहूं, तो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि मैंने एक चीज नोट करी है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और पूरे 10 सालों में सेट 1, सेट 2, सेट 3 में से सिर्फ 11 क्वेश्चन ही पूछे गए। अगर मैं बात कहूं तो चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस चैप्टर में ऐसा क्यों हुआ, कम क्वेश्चन क्यों पूछे गए? कारण सुनो ध्यान से। गद्यांश और पोस्टर, इस चैप्टर को हाथ लगाने से पहले गद्यांश
आपके सपोर्ट मटेरियल में दिए हों या प्रैक्टिस में दिए गए हों, गद्यांश प्रैक्टिस सैंपल पेपर में, तो उन गद्यांश को जरूर करना है। और पोस्टर, और जिसमें परवेज मुशर्रफ वाले जो पोस्टर है वो तो प्री बोर्ड में वैसे आ गया, गद्यांश पर ज़्यादा ध्यान देना है, पोस्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर पे आप लोग हाथ लगाना। मैंने अपने इस पीडीएफ के लास्ट में ये चीज़ लिखी हुई है नोट करके कि इस चैप्टर में से गद्यांश और पोस्टर ज़्यादा पूछे गए। चीन के क्वेश्चन को मैंने उठा लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। आप लोग एक बार पढ़ लेना, आंसर आप लोगों के सामने है और ये रहा बाकी का आंसर, ठीक है। ओके, डन, ये पूरा आंसर आ गया। अब मैं कराता हूँ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है इस चैप्टर के अंदर। कह रहा है भारत और नेपाल के संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत और नेपाल के संबंधों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, और हमारा पड़ोसी है नेपाल है। पहला पॉइंट कह रहा है भारत और नेपाल के संबंध सदैव अच्छे रहे, और 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बताना भूल गया, 2022 में अच्छे रहे हैं। आगे, भारत और नेपाल शांति और मित्रता संधि एक द्विपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध स्थापित करना है। दूसरा पॉइंट, भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है कि भैया कोई भी आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार का कोई वीजा नहीं है, जिससे दोनों देशों के लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है भारत और नेपाल के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्र हैं। इनमें शामिल है, पहला सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र, दूसरा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा आर्थिक क्षेत्र, और चौथा रक्षा सहयोग क्षेत्र आदि, ठीक है। तो ये हैं सहयोग के मुद्दे, भारत और पाकिस्तान के संबंध के मुद्दे। अगर मैं कहूँ तो कि भारत पाकिस्तान मुंह से निकल रहा है, भारत और नेपाल के संबंध जो अच्छे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आ जाइए 6 मार्क्स में। क्वेश्चंस के आंसर बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ना, और कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं फाइनल की तैयारी तक आप लोगों के साथ हूँ, और जब कॉलेज में आप लोग जाओगे तो इसी तरीके की मेहनत मुझे कॉलेज में भी करके आप लोगों को देनी है। ओके जी, तो क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक संबंधों में मतभेदों का विश्लेषण करना है। जो पारस्परिक संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच, उनके मतभेदों में जो विश्लेषण है वो करना है। और ये 2 क्वेश्चन कुछ अपनी तरफ से, कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरीके से तो आंसर यही है कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच सहयोग तथा संघर्ष के मुद्दों को उजागर कीजिए। और ऊपर वाला सिंपल वाला नहीं पढ़ा मैंने, भारत और बांग्लादेश के संबंध बताओ। तो देख लीजिए, अब आप लोग के सामने आंसर सामने है, ठीक है। पहला पॉइंट है बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका। देख लो, वही बात आ गई, पूर्वी पाकिस्तान 1971, ठीक है। ऊपर जो मैंने मेहनत करी है, ये पॉइंट पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो 30 सेकंड का मैं लेता हूं मौन, आप लोग पढ़ो। आगे पॉइंट नंबर 2, 1971 की मैत्री संधि। अब कहने का मतलब ये है कि पूर्वी पाकिस्तान से
बांग्लादेश बनाने में भारत का सहयोग रहा है। तो भैया अब बांग्लादेश एक देश बन गया है, तो 25 वर्षीय मैत्री संधि कि भैया अब हम एक समझौता रखें। भाई दो देश आमने सामने हैं, तो उन देशों के बीच में किस प्रकार से संबंध होने चाहिए, तो उन संबंधों को अच्छा करते हुए आगे बढ़े। तो ये दूसरा पॉइंट ये बता रहा है। ठीक है, अब आ जाइए भारत बांग्लादेश के मध्य सहयोग के मुद्दे। ठीक है, ये पढ़ देता हूं मैं कि दोनों देशों में पिछले 10 वर्षों में आर्थिक संबंध क्या रहे हैं, मधुर रहे हैं। पॉइंट नंबर बी, दोनों देश आपदा प्रबंध और पर्यावरण के मसले पर एक दूसरे का सहयोग देते हैं। देखो जी, जब तक आप मेरे काम नहीं आओगे तो मैं आपके काम नहीं आऊंगा। 100 बात की एक बात, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ ले। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर चलो नीति का समर्थन, बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर चलो की नीति का समर्थन करता है। इस नीति के तहत भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संबंध बढ़ाने की बात कहता है। भारत की जो नीति ना पूर्व की ओर चलो, तो उसका समर्थन कौन कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है। अब देखो समर्थन की बात यहाँ बढ़ जाती है ना, एक व्यक्ति समर्थन कर रहा है, जब उसको दूसरा हाथ मिल गया तो उसके समर्थन पे क्या हो गया, जोर मिला कि ये जो बात कह रहा है, जिस बात पे ये आगे चल रहा है, यानी कि वो सही बात है। डी पॉइंट पे आते हैं। डी पॉइंट कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा आरंभ हो गई है और शार्क के दोनों देशों को एक दूसरों को निकट ला दिया है। अब जो शार्क है हमारा, अब ये जो थोड़ा सा गलत है लिखा हुआ है, शलगम वाला नहीं है, सा वाला है, सा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, शार्क में दोनों देशों ने एक दूसरे दोनों देशों को एक दूसरों के निकट ला दिया है। भाई अब एक मंच मिल गया ना दोनों देशों को अपनी बात रखने का, अपनी नाराजगी रखने का, संबंध स्थापित करने का। तो दोनों देश क्या हो गए, शार्क के माध्यम से नजदीक आ गए हैं। और देखो जी, जहां सहयोग है वहां थोड़ी खटपट तो रहेगी, सास बहू वाला खेल है। तो आ जाओ जी, सास बहू वाला भी पड़ाव हम निपटा लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव के मुद्दे। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बंटवारे को लेकर दोनों के मध्य मतभेद है। बांग्लादेश अपने यहाँ आई बाढ़ के लिए भारत को क्या मानता है, जिम्मेदार मानता है कि भैया तू है जिम्मेदार, हमारे यहाँ जो बाढ़ आई है उसका जिम्मेदार कौन है, तू है, भारत को कहता है बांग्लादेश। दूसरा पॉइंट, भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी आ रहे हैं, लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक, जो कि भारत पर अनावश्यक बोझ है। अब सही बात है, अब हमारे देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में 1.5 से 2, अब ये 1.5 से 2 करोड़, तो मैं पुराना डाटा बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का, अगर इसको गूगल बाबा पे सर्च किया जाए तो इसका डाटा कुछ अलग ही आएगा। अब हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या जो बताई जाती है, उसके ऊपर 5-6 करोड़ लोग ये बांग्लादेशी हों, तो वो लोग भी आजीविका कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, तो हमारे लोगों की आजीविका जो है उस पर असर पड़ रहा है, तो भैया नाखुश होना लाजमी है। तीसरा पॉइंट कहता है कि भारत के विरुद्ध बांग्लादेश पूर्वोत्तर सीमा से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। देख लो, इसको आजाद कराने में और नया देश बनाने में हमारा सहयोग, और ये हमारे लिए ही आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है। वाह, बड़े खुरदार, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर डी, म्यांमार का बांग्लादेश से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देना। देख लो, म्यांमार को बांग्लादेश से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देना, रोड़ा डाल रहा है ये बांग्लादेश, जिससे भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं दिखते। ई पॉइंट, बांग्लादेश में काफी समय से चकमा जाति पर अत्याचार हो रहा है। चकमा जाति हमारी अपनी जाति, जो कि एक हिंदू जाति है, भारत इसका क्या करता है, विरोध करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश का एक आरोप यह भी है कि भारत व्यापार में बेईमानी करता है। लो जी, भारत को बेईमान बता रहे हैं बांग्लादेश। भाई व्यवसाय है, थोड़ा फायदा हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा भाई, तू। ठीक है, तो ये तो हो गए
पॉइंट्स, तो ईजी रहा है, इसको जरूर करना आप लोग। अब आ जाते हैं नेपाल में राजतंत्र से नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र आने की यात्रा की व्याख्या कीजिए। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक मेहनत करी हुई है यहाँ पर। एक मिनट मत जा भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि नेपाल किस तरह से राजतंत्र में लोकतंत्र की तरफ बढ़ा है, व्याख्या करनी है। तो आंसर बड़ा ही सिंपल रहेगा, आप लोगों पे छोड़ता हूं आंसर पढ़ने के लिए। तो पहले आप लोग ये 2 पॉइंट पढ़ें, ठीक है। आगे के 2 पॉइंट्स बहुत इजी रहेगा, 3 पॉइंट आगे हैं इसमें, तो ये आगे के 3 पॉइंट्स आप लोग पढ़ें। और ये 2 पॉइंट, इकलौता ये क्वेश्चन है जो पूरे के पूरे नेपाल को कवर करता है, ठीक है। भारत और नेपाल का संबंध मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में आएगा, लेकिन कुछ अलग पूछ दिया गया, जैसे कि 7 पार्टी, मैं पीछे कर रहा हूं बताने के लिए कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से जरूर करना आप लोग, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बचे लास्ट, डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष के किन्हीं 3 प्रमुख क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। इसके 7-8 पॉइंट लिखवा रखे हैं मैंने, 7 से 8 पॉइंट, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर। तो ये जिम्मा भी आप लोगों को मैं ही देता हूं पढ़ने का। पॉइंट नंबर 1 कहता है 1948 में पाक आक्रमण, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 भारत पाक युद्ध 1965, और इसका बाकी का पॉइंट ये रहा। और पॉइंट नंबर 3 1971 भारत पाक युद्ध, जो पीछे हमने पढ़ा ना बांग्लादेश का पूरा इसमें आ जाएगा, ओके। बाकी नीचे ये रहा। पॉइंट नंबर 4 और 5 एक ही स्क्रीन पर। पॉइंट नंबर 6, 6 और 7 देखते हैं। भारतीय संसद पर हमला। पॉइंट नंबर 7 भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना। खत्म। आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और देखो लास्ट में मैंने लिखा है नोट कि इस चैप्टर के गद्यांश और पोस्टर ज्यादा पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। तो मैं इस वीडियो में यही काम कर रहा हूं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर को पिक कर रहा हूं। जब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लूंगा तो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे पोस्टर होंगे पिछले 10 साल के कि कौन कौन से पोस्टर पूछे गए हैं, और एक वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें गद्यांश के होंगे कि किस चैप्टर से कितने गद्यांश पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। तो आप लोग समझ सकते हो, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आया होगा तो वो ये चीज़ समझ गया होगा कि मैं तैयारी एक मेहनत किस तरीके से कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चंस को ढूंढ के पीडीएफ बनाने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ।
तो ऐसी मेहनत आप लोगों के लिए, अगर प्लीज़ अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए सार्थक हुई है, अच्छी हुई है, ऐसी मेहनत आप लोग करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, 3-4 दिन लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम यहाँ पे सेव हुआ इस वीडियो से। तो प्लीज़ कमेंट लिख पे ज़रूर अपना एक फीडबैक मुझे देना कि आप लोगों के लिए वीडियो कैसी रही, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे ना तो एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। उसके भी 10 साल के क्वेश्चन छांटने हैं मुझे, और फिर फटाफट आप लोगों को वो वीडियो मिलेगी, यानी कि आपके फाइनल एग्जाम तक आप लोगों को सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। और हिस्ट्री के मैं पहले बता रहा हूँ, हिस्ट्री के इस बार आंसर नहीं लिख पाऊंगा। आंसर के लिए आप लोगों को जाना होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको आंसर मिल जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा कि किस चैप्टर में से पिछले 10 सालों में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।